तो आज हम आपके सामने हैं और ये भी सच है कि इस देश के बहुत सारे अर्बन नक्सल्स, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे डिजाइनर पत्रकार आज बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत वर्षों से जिस काम को करने में वो लगे थे, आज उसका एक इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया है। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं होगा कि जी न्यूज़ इस तरीके से आपके सामने आएगा। जो लोग जी न्यूज़ को निशाना बनाने में जुटे हैं, उन लोगों को राष्ट्रवाद से बड़ी चिढ़ है। देश के समर्थन में जो भी बातें हो सकती हैं, ये लोग उन सभी बातों का विरोध करते हैं। अगर आप कश्मीर में पत्थरबाजी पर सवाल उठाते हैं तो ये मानव अधिकारों की बात लेकर आ जाते हैं। अभी कल ही की बात है, पुलवामा में रियाज नाइकू के एनकाउंटर के दौरान सेना पर पथराव हुआ, सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर हमला हुआ। वही लोग सुरक्षा बल पर पथराव कर रहे थे जिन लोगों को हमारी ही सेना के जवान एनकाउंटर से पहले उनके घरों से सुरक्षित बाहर निकाल कर लाए थे कि ये कहीं मर ना जाएं। लेकिन यही पत्थरबाज हमारे देश के बुद्धिजीवियों के और टुकड़े टुकड़े गैंग के हीरो बन जाते हैं और इन्हीं पत्थरबाजों की तस्वीरें खींचकर ये बताया जाता है कि कैसे कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई चल रही है। इनकी तस्वीरें खींचकर बड़े बड़े पुरस्कार ले लिए जाते हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। पिछले 24 घंटे की तस्वीरें हैं और हमारे देश के जो लोग जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि यही तस्वीरें पूरे देश से आपको देखने को मिले। अब आप याद कीजिए, जब नया नागरिकता कानून आया था CAA, उस दौरान आपको दिल्ली में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी, मुंबई में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी, देश के हर कोने में आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही थी। ऐसा लगता था जैसे आप हर जगह, हर शहर में एक नया कश्मीर निकल कर आ गया। वर्षों पहले जो पत्थरबाजी कश्मीर में होती थी, वो दिल्ली में हो रही थी, देश के बाकी बड़े बड़े शहरों में हो रही थी। यही इनका सपना है और यही ये लोग चाहते हैं। इनकी तस्वीरें खींचकर यह बताया जाता है कैसे कश्मीर में लोग संघर्ष कर रहे हैं, कैसे सुरक्षा बल अत्याचार कर रहे हैं, और इन्हीं तस्वीरों को खींचकर इन्हें मानव अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बनाकर फिर पुलित्जर पुरस्कार जीत लिए जाते हैं। और बड़े बड़े नेता, बुद्धिजीवी, डिजाइनर, पत्रकार इसी के दम पर अपनी दुकानें चलाते हैं। इन सब लोगों के लिए ये एक इंडस्ट्री है, ये एक उद्योग है, और हमारे जैसे लोग इनके इस उद्योग को बंद कराने में लगे हैं। हम इनके दुकानों की शटर गिराने में लगे हुए हैं, इसलिए हम इन्हें चुभते हैं। हमारे पास आज कुछ लोगों के रिएक्शंस आए हैं इस पूरे मुद्दे पर। हमारे देश के कुछ नेता भी आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ और लोगों ने भी हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप इन प्रतिक्रियाओं को भी देखें। सुधीर चौधरी जी के ऊपर जो CPI द्वारा एक जो FIR लगाया है केरला में, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। सुधीर चौधरी एक बेबाक पत्रकार हैं और हर बात को वो बड़े बेबाकी से रखते हैं। उन्होंने इस प्रकार के कई विषय उठाए जो कि लोगों को शायद अच्छे नहीं लगे होंगे, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर प्रेस इस प्रकार के विषय नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? CPI जो है, जो तुष्टीकरण में विश्वास करती है, वोट बैंक की राजनीति में विश्वास करती है, उसके द्वारा ये जो काम हुआ है, इससे वो आम लोगों की जो है, जो आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, उस पर ये अंकुश नहीं लगा सकते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर खबर जम्मू की थी, जम्मू कश्मीर की थी, तो ये FIR केरला में क्यों लगाया गया? मैं सर्वप्रथम सुधीर चौधरी को धन्यवाद दूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। देश की जनता राष्ट्रवादी चैनल के रूप में जी को देखता है और सुधीर चौधरी को देखता है। जो दिखाया गया था कश्मीर का जमीन हड़पने का, एक खास समाज को देने का, पता नहीं किस केरल को क्यों इसके लिए तकलीफ हुई। केरल की सरकार क्या उसकी सजा इनको दे रही है जब उन्होंने लव जिहाद की बात दिखाया था? अगर हिम्मत था कम्युनिस्ट पार्टी को तो वो कश्मीर में ही इस पर केस करता। बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया को सप्रेस करने की कोशिश चल रही है और कुल मिलाकर मीडिया अपने खिलाफ कुछ नहीं दिखा है। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोकतंत्र पर
ये एक बहुत बड़ा हमला है हमारे लोकतंत्र पर, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इससे तैयार होता है। अभी हमने महाराष्ट्र में 3 अलग अलग मीडिया के साथ किसी को अरेस्ट किया गया, किसी को नोटिस दी गई, किसी के ऊपर वहां पर ऑफेंस रजिस्टर किया गया। तो मुझे लगता है बिल्कुल बंद होना चाहिए और लोकतंत्र में हमारा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जानबूझकर टारगेट करने का मसला दिखता है और जानबूझकर ऐसी जगह पर मसले वहां पर दर्ज करो ताकि उससे और तकलीफ बढ़े, इस प्रकार का प्रयास है। मीडिया ग्रुप के द्वारा दिया गया कोई भी समाचार उनकी नीति का अंग है, उसको लेकर के उनके विरुद्ध मुकदमेबाजी करना, उनको निरुत्साहित करना प्रेस की आज़ादी पर किया गया कटु प्रहार है। जी ने स्वतंत्र तरीके से घटनाओं का अवलोकन किया है, उसके लिए उसके संपादक श्री सुधीर चौधरी के विरुद्ध 7 समुद्र पार केरला में जाकर के किया गया जो मुकदमा है, मैं उसको उचित नहीं मानता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग ऐसे समय पे चुप्पी साध लेते हैं। वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं जब ये कहानियां उन लोगों के कृत्यों को सामने रखती है जिनके नाम पर वो राजनीति करते आए हैं। सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर राजनीति करने वाले ये दल और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले वे लोग सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों के साथ खड़े दिखाई नहीं देते, लेकिन हिंदुस्तान सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। सुधीर चौधरी जी जो जी न्यूज़ के इस समय एडिटर हैं और वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो देश के हर उस व्यक्ति पे जी न्यूज़ चोट कर रहा है जो लोग अभी तक समझते थे कि बस ऐसे ही चलता है। दूसरे के हक लेना, इंक्रोचमेंट करना, सरकारी व्यवस्था को गलत ढंग से उसका दुरुपयोग करना। तो जब से जी न्यूज़ ये सब खुलासा कर रहा है, कुछ लोग परेशान होंगे ही होंगे। जी न्यूज़ बिल्कुल इसमें न घबराए, जो भी आप खुलासा कर रहे हैं वो देश में जो माहौल है वो उसके अनुरूप है। आप जब किसी का करप्शन उजागर करेंगे तो करप्ट लोग तो बहुत तेज़ घात करते हैं, लेकिन अब ये केरल की जनता भी देख रही है कि वहाँ के सरकार ने, उस पार्टी ने दिखाया क्या है और किया क्या है। डीएनए में सुधीर चौधरी जी द्वारा दिखाया गया जम्मू के अंदर लैंड जिहाद, जो कि माननीय हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल जजेस ने उसकी सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि यह क्या हो रहा है, ये रोशनी के आड़ के अंदर लैंड जिहाद हो रहा है। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कितनी रजिस्ट्रीज कैंसिल की, कमीशन बना है, उसकी पूरी रिपोर्ट आ रही है। पूरा पॉलिटिकल माफिया इसमें इन्वॉल्व है और उसकी आड़ में केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के यूथ विंग एफआईआर लगाएगा। ये दुख कोई और है, दर्द कोई और है। मैं ये मानता हूं कि ये हैरेसमेंट है। अगर कोई मीडिया ने, रिपोर्टर ने, चैनल ने अधिक ज्यादा दिखा दिया हो, उनके उसमें तथ्य न हो, तो वहां उसके सामने कोई नोटिस देता है, समझ सकता हूं। लेकिन ये तो टेररिज्म क्रिएट करना, यानी 10 जगह पे, देश भर में अलग अलग जगह पे उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाना और उसके ऊपर एक मानसिक और फिजिकल दबाव पैदा करना, मुझे लगता है कि इस बारे में संसद ने भी सोचना पड़ेगा। ऐसे पत्रकार जो हैं बड़ी बड़ी ताकतों की कुर्सी हिला दी है, जिन्होंने हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारे देश में स्कैम्स किए, और चूंकि इनके तख्तपोश हिल गए हैं, इनके हाथ से पावर जा चुका है, ये लोग परेशान हैं और अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं किसी तरीके से ये ईमानदार पत्रकारों को डराने में, ईमानदार पत्रकारों को धमकाने में। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये धमकियां, ये डराना एक ईमानदार पत्रकार या कोई भी ईमानदार शख्स को उसको असर नहीं करेगा। सुधीर जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये पूरा देश आपके साथ है। आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है और सुधीर चौधरी तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग बहुत मेहनत से ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटन करके आते हैं, उन बिंदुओं को उठाते हैं जिन्हें कोई उठा नहीं सकता। तो मैं हृदय से आपके चैनल का और सुधीर जी का
आभार व्यक्त करता हूं और जो FIR हुई है केरला में, यह व्यक्ति के आज़ादी पर सीधा प्रहार है, उसकी निंदा करता हूं। जी न्यूज एक ऐसा चैनल है जो सत्य को उद्घाटन करता रहता है, वो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे बंगाल का हो, और चाहे वो केरल का हो या हिंदुस्तान में कहीं का भी हो, जो सच्चाई को प्रकट करने का प्रयास करता है। तो कहीं न कहीं केरल की सरकार के मन में डर लगता है, इसीलिए जी न्यूज के श्री सुधीर चौधरी के खिलाफ उन्होंने अभिव्यक्ति आज़ादी पर ही प्रहार किया और FIR दर्ज की। सुधीर चौधरी जी एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और जी न्यूज एक प्रतिष्ठित नेशनल न्यूज चैनल है जो पूरे देश में देखा जाता है और वो सच दिखाता है। अब जिस तरह सुधीर चौधरी जी पर FIR दर्ज किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल की सरकार को चेताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार इस तरह से कोई राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ इस तरह जुल्म, ज्यादती और FIR करेगी तो देश चुप नहीं बैठने वाला है। तो आपने देखा, ये खबर आई जम्मू से और FIR हुई केरल में। इस समय देश के करोड़ों लोग, यानी आप सब DNA देख रहे हैं और हमें लगातार समर्थन दे रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, और यही हमें साहस देता है। इस समय ट्विटर पर भी हमारे समर्थन में आप लोगों ने बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड करवा रखे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय ट्विटर पर जो टॉप 3 हैशटैग हैं वो सब जी न्यूज के समर्थन में हैं, और इस समर्थन के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। पूरे देश से हमारे समर्थन में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आज आप सबको सुननी चाहिए। जो वो कर रहे हैं वो एक राइट चीज़ के लिए कर रहे हैं, एंड जब भी आप राइट चीज़ के लिए उठते हो, सो देयर आर फ्यू पीपल हु आर अगेंस्ट इट। तो वैसे उनके साथ भी हो रहा है सेम चीज़, बट द मोटिव व्हाट ही वांट्स इज दैट इज राइट, तो वो सही है बिल्कुल। जो गलत चीज़ है उसके लिए तो लड़ना ही चाहिए, गलत के लिए बोलना ही चाहिए। ये जो गलत कर रहे हैं उसके लिए चुप बैठते हैं, वो भी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसके लिए सच को तो बोलना ही चाहिए, सच को दिखाना भी चाहिए। अच्छा कर रहे हैं, इनको ऐसे ही करना चाहिए, हम सब इनके साथ हैं। इनके खिलाफ ऐसा FIR तो ये लोग करने ही वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। इतने साल से वही हो रहा था जो ये चाहते थे, और न्यूज़ भी वही दिखा रहा था जो ये चाहते थे। अब न्यूज़ चैनल जो है, कई न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो सच बता रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, उनको बिल्कुल ये करना चाहिए और हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और जो भी वो कर रहे हैं अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। जी न्यूज आज दुनिया देखती है क्योंकि ये सच्चाई दिखाता है जी न्यूज, और इतने बड़े पत्रकार जो कि DNA में आके एक सच्चाई को दिखाते हैं, उसके ऊपर आप केस कर रहे हो। मतलब जो आजादी है, उस आजादी को आप लोग जिहाद के नाम से डरा के क्या आजादी को रोकना चाहते हो? तो ये तो मेरे को बहुत दुख हुआ, हमारे को बहुत दुख हुआ। जो सच्चाई दिखा रहा है, जो आज समाज में आईना दिखा रहा है, जो भारत के लिए, जो अपने देश के लिए काम कर रहा है, उसके प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है सर। जम्मू कश्मीर का मामला है और केरला में ये FIR कर रहे हैं सिर्फ परेशान करने के लिए, ताकि ये आगे से कभी सच्चाई नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जी न्यूज पहले भी सच्चाई दिखा रहा था, आगे भी दिखाता रहेगा, ये हमारे को विश्वास है। आप जी न्यूज को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। हमेशा जी न्यूज जो खबर रहती है वो सही दिखाते हैं। लाखों करोड़ों लोग आज जी न्यूज को देखे, और DNA हम डेली सुधीर जी का देखते ही है, ऐसा कुछ नहीं। जो सच खबर रहती है वही दिखाते हैं सुधीर जी। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो क्या उस पर बोला नहीं जाएगा? उस पर ज़रूर बोला जाएगा। ये हमारा हक है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर गलत है तो फिर उसको बोलना जायज़ है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है, किसी भी मज़हब के लिए कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो कोई भी अगर आवाज़ उठा रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये एक डेमोक्रेसी है, सबको अपने विचार प्रकट करने का एक राइट दिया जाता है, वो हमारा संविधान हमें देता है, और इससे हमें कोई हटा नहीं सकता। जिहाद का मुद्दा उठाना मेरे हिसाब से गलत तो नहीं है, पर आई फील कि जिहाद की डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए, और अगर डेफिनेशन पता है तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबको अपने बारे में बोलने का पूरा हक है, जो भी वो फील करते हैं। मैंने अभी देखा सुधीर चौधरी जी ने जो भी किया, ये वो लोग हैं जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये वो लोग नहीं है जो देश को एकता में बांधना चाहते हैं। और जो इन्होंने दिखाया, इसके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, न झुकेगा न डरेगा। सुधीर चौधरी जी न्यूज़ देश के साथ बना रहेगा, सच के साथ बना रहेगा। आपको यह भी याद होगा कि वर्ष 2018 में जी न्यूज ने जम्मू के कठुआ में
एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार की खबर का सच आपको दिखाया था। ये वो समय था जब पूरा मीडिया एक तरफ जा रहा था, पूरे देश में एक खास तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी, और उस समय भी हमने उस आंधी का विरोध किया था, क्योंकि वो आंधी थी गलत रिपोर्टिंग की, और हमारी रिपोर्टिंग की वजह से उस समय एक बेगुनाह का जीवन बर्बाद होने से बच गया था। तब भी हमारे खिलाफ इन्हीं लोगों ने ऐसी ही मुहिम चलाई थी और हमें गलत साबित करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा जेएनयू में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तब भी हमने वो खबर आपको दिखाई थी, और तब भी यही गैंग हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। तब भी एफआईआर दर्ज की गई थी और यह कहा गया था कि जी न्यूज ने जो वीडियो चलाया है वो डॉक्टर्ड है। उसकी लैब में जांच हुई और जांच के बाद यह पता चला कि वो वीडियो बिल्कुल सही था, वो डॉक्टर्ड नहीं था। और ये मैं आपको जो औपचारिक रूप से जो रिपोर्ट आई है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर बता रहा हूं। लेकिन जी न्यूज को लेकर कितना दुष्प्रचार इन लोगों ने किया, इसी को सॉफ्ट जिहाद कहते हैं। और मैं आपको बार बार हम आपको ये बात बताते हैं, हार्ड जिहाद और सॉफ्ट जिहाद के इस अंतर को समझिए। हार्ड जिहाद तो आतंकवादियों के रूप में आपको दिख जाता है, आतंकवादी मारे जाते हैं, हार्ड जिहाद वहीं समाप्त होता है। लेकिन जो सॉफ्ट जिहाद है वो आपके जीवन में, आपके आसपास अब इतना जबरदस्त तरीके से घर कर चुका है कि आपको समझ में भी नहीं आता कि कब आप सॉफ्ट जिहाद के शिकार हो गए। क्योंकि यहां आपको गोली नहीं लगेगी, आपका खून नहीं बहेगा, बल्कि आपके दिमाग पर इसका असर होगा, और वो भी एक नशे की तरह धीरे धीरे। और ये सॉफ्ट जिहाद एक के बाद एक पीढ़ियों को समाप्त करता चला जाएगा, पीढ़ियों को बर्बाद करता चला जाएगा। अब एक बार फिर जम्मू की खबर पर केरल में ऐसे ही एफआईआर दर्ज हो रही है जैसे पहले हुई थी। इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 295A के तहत आरोप लगाए गए हैं। आपको यह भी समझना चाहिए कि ये आरोप क्या कहते हैं। इस धारा के तहत वो कार्य अपराध की श्रेणी में आएंगे जिनके जरिए कोई व्यक्ति जानबूझकर और गलत इरादों से भारतीय नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों और भावनाओं को आहत करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है। ये अपमान बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशंस द्वारा किया जा सकता है। आईपीसी 295A एक गैर जमानती धारा है जिसके अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है। और यही डर ये लोग हमें दिखाना चाहते हैं, ये 3 साल की जेल का डर हमें दिखा रहे हैं। और ये 3 साल की जेल हो, इसके लिए ये जम्मू से चलकर केरल तक गए हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। यानी कानून की यह धारा तभी लागू होती है जब यह सिद्ध हो जाए कि व्यक्ति का इरादा वाकई किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं को आहत करने का था। अब इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये जो धारा है ये हमारे देश के नेताओं की और मानवाधिकार संस्थाओं की, कार्यकर्ताओं की, टुकड़े टुकड़े गैंग की मनपसंद धारा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें वेग हैं। और एक बार एफआईआर दर्ज हो जाए उसके बाद किसने देखा कि ये सब कुछ साबित होगा भी या नहीं, क्योंकि वर्षों तक अदालतों में ये मामले चलते रहेंगे और अगर वो चाहें तो कुछ दिनों के लिए तो आपको गिरफ्तार कर ही सकते हैं। उसके बाद आप वर्षों तक अदालत में अपना केस लड़ते रहिए। ये चाहते हैं ये जो गैंग है उसकी मंशा ये है कि हम यहां स्टूडियो में आपको खबरें देने की बजाय अब अदालतों के चक्कर काटें, अब हम अलग अलग थानों के चक्कर काटें और वहां व्यस्त हो जाएं, ताकि यहां ये सारे लोग आपके सामने आतंक का महिमा मंडन करने लगे, ताकि ये आपके सामने आकर पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधने लगे। यहां यह भी जानना जरूरी है कि वर्ष 1860 में जो इंडियन पीनल कोड बना था, जिसे आप आईपीसी कहते हैं, 1860 में बना था और यह धारा वर्ष 1927 में इसमें जोड़ी गई थी। अंग्रेजों के जमाने के इस कानून की सुप्रीम कोर्ट भी कई बार व्याख्या कर चुका है और इस बात पर जोर देता रहा है कि बिना किसी गलत इरादे से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को धारा 395A के तहत अपराध नहीं माना जाना चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, इस धारा का अक्सर दुरुपयोग ही होता है। भारत में हमेशा यह सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी है या धारा 295A बड़ी है। यहां आपको यह भी बता दें कि संविधान की धारा 19 देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देती है। धारा 19(1)A कहती है कि भारत के हर नागरिक को अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का मूलभूत अधिकार प्राप्त है। यह मुझे भी प्राप्त है और इसी
अधिकार का इस्तेमाल वो लोग भी करते हैं जो टिकटॉक पर भड़काऊ वीडियो डालते हैं, वो भी इसी धारा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति न सिर्फ विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता है, बल्कि किसी भी तरह की सूचना का आदान प्रदान करने का अधिकार भी वो रखता है। देश के सभी नागरिकों के साथ साथ प्रेस और मीडिया को भी अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े ये सभी अधिकार शामिल हैं, उन्हें दिए गए हैं। इसलिए ये जो पूरा प्रोपेगेंडा किया गया है, ये सिर्फ आतंक को बढ़ावा देने के लिए, डर को बढ़ावा देने के लिए, और जैसा हमने आपको पहले कहा, जैसे इन मोहल्लों में पुलिस जाकर सहम जाती है, जैसे पुलिस वाले अपनी वर्दी को किसी तरह संभाल कर रखने में लग जाते हैं जब इन लोगों के सामने जाते हैं, जैसे आज हमारे डॉक्टर और हमारे हेल्थ वर्कर्स इन मोहल्लों में जाने में डर रहे हैं, अब ये लोग चाहते हैं कि मीडिया भी वैसे ही डरे। अभी तक तो आपने देखा होगा कि हम ये रिपोर्टिंग करते हैं आपके सामने कि देखिए इस मोहल्ले में इस डॉक्टर की, इस हेल्थ वर्कर की, इस पुलिस वाले की पिटाई हो गई और ये गलत है। अब उन्होंने सोचा कि इन सबको तो हमने डरा दिया, सिर्फ मीडिया में कुछ लोग बचे हैं, अब इनको भी अपना शिकार बना लिया जाए। और आखिर में हम आपको एक बार फिर से जिहाद का सच जरूर बताना चाहते हैं। उससे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल यह है, अगर कोई जिहाद का नाम लेता है तो इन लोगों को बुरा क्यों लगता है? जिहाद का नाम लेने पर ये लोग असहनशील क्यों हो जाते हैं? जिहाद के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर सकता? क्या संविधान में लिखा है कि आप जिहाद पर बोल नहीं सकते? किस कानून में लिखा है कि जिहाद पर बात नहीं कर सकते? ये कैसे तय हुआ कि जिहाद पर बात करने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं? इस्लाम के मुताबिक जिहाद का अर्थ है पवित्र युद्ध, जिसकी एक व्याख्या यह भी है कि कोई भी इंसान जब अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करता है तब वो एक पवित्र संघर्ष करता है, और इस्लाम में इसे ही सबसे बड़ा जिहाद कहा गया है। लेकिन यह परिभाषा सिर्फ इस्लाम की पवित्र किताबों में ही बंद होकर रह गई है। इस्लाम के ठेकेदारों ने इसकी जो नई और गलत परिभाषा गढ़ी है वो आज आपको समझनी चाहिए। इतिहासकार सैयद अतहर अब्बास रिजवी की लिखी किताब खलजी कालीन भारत में लिखा गया है कि जिहाद का मतलब होता है इस्लाम के प्रसार के लिए युद्ध। इस किताब में यह भी लिखा है कि आमतौर पर सुल्तान अपनी सभी लड़ाइयों को जिहाद कहते थे। इसका मतलब यह हुआ कि मध्यकाल से ही जिहाद का सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल होता रहा। आज दुनिया भर के आतंकवादी बेकसूर लोगों की हत्या को धर्म युद्ध का नाम देते हैं और इसे जिहाद कहते हैं। इसी इस्लाम के आधार पर आज भी आपको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोरोना वायरस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह भी इसी का हिस्सा है। कट्टरता और हिंसा के रास्ते पर चलने वाले खुद को जिहादी कहते हैं और इस बात का प्रचार करते हैं कि ऐसे जिहाद से जन्नत मिलती है और जन्नत में 72 हूरें उनका इंतजार करती हैं। ये जो आतंकवादी नायकू कल मारा गया है, ये तो अब इसको खुद समझ में आ गया होगा कि ये मरने के बाद जन्नत में गया है और इसे 72 हूरें मिली हैं या नहीं मिली हैं। लेकिन जो बात हम आपके सामने कर रहे हैं, अब ये बात कहने की हिम्मत इस देश में कितने लोगों को रह जाएगी, कितने लोगों में रहेगी, ये आज आप सबको सोचना है। आज आप सबको तय करना है कि आप इस देश की दशा और दिशा क्या चाहते हैं। अब शहीद कौन कहलाएगा? जो एनकाउंटर में मारा गया आतंकवादी है उसे आप शहीद कहेंगे, या जिस बहादुर सैनिक ने आपके लिए शहादत दी है अब वो शहीद कहलाएगा? स्मारक अब आतंकवादियों के बनेंगे या हमारे बहादुर जवानों के बनेंगे? अब आपको ये तय करना है।